दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक खूबसूरत शिक्षिका उसकी एक गलती हो जाती है। गलती महज इतनी थी क्योंकि उसको जरूरत थी पानी की, और पीने का पानी भरने के लिए उसे एक पुलिस स्टेशन के बराबर से होकर गुजरना था। जैसे ही पुलिस वालों की उस पर नजर पड़ जाती है, पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको थाने लेकर आते हैं और उसके साथ फिर सामूहिक बलात्कार करते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बाहर जाकर यह पूरी कहानी बयां कर दे तो उस पुलिस स्टेशन की और पुलिस वालों की आफत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक देते हैं। लेकिन वह नहीं जानते थे कि मारने वाला भी ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है। उसे जिसे मरा हुआ समझ के फेंक गए थे, दरअसल वो जिंदा निकल आती है, और जब जिंदा निकल के आती है तब उसने अपनी कहानी जब दुनिया के सामने सुनाई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि खाकी वर्दी पहन के जिन्होंने कसम खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे, वो आखिरकार ऐसे कैसे भक्षक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है कृष्णागिरी, और इसी का ही एक गांव लगता है थली। दोस्तों, दरअसल मैं बात कर रहा हूं 20 जुलाई साल 1988 की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका। शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस शिक्षिका ने अपने पति यानी कि वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि मैं नलकूप से यानी कि ट्यूबवेल से पानी भर के लेकर आती हूं, क्योंकि रात में पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए पानी अभी पीने का है नहीं। वह दौर ऐसा था कि जब हर घर में नल भी नहीं हुआ करते थे और हर घर में पानी की कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था या फिर नलकूप से पानी लाना पड़ता था। यह शिक्षिका, जिसका नाम कल्पना सुमति होता है, कल्पना सुमति एक नीले रंग का एक बर्तन होता है, प्लास्टिक का डिब्बा होता है। उस प्लास्टिक के डिब्बे को यहां से सीधे पुलिस स्टेशन के बराबर से निकलती है। वहां से निकलने के बाद सीधा पास में ही एक स्कूल होता है, और स्कूल के पास था वो नलकूप, वहां पर जा रही थी। इसी बीच में एक कांस्टेबल की नजर उस शिक्षिका पर पड़ती है। अब उस कांस्टेबल ने तुरंत ही जाकर यह सब इंस्पेक्टर को यह बात बताई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नजर उस कल्पना पर पहले भी पड़ी थी, लेकिन पहले उससे वह कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए इस लड़की को जब बुलाया जाता है तो वह आ जाती है। लेकिन शाम के 7:23 बज जाते हैं, और 7:23 बजने के बावजूद भी यह अपने घर नहीं पहुंच पाती है, तो उसके पति को थोड़ी चिंता सताने लगती है। अब यह पति परेशान हो जाता है। पति परेशान होकर सीधे जहां से पानी लेने के लिए गई थी, वह घर से थोड़ा दूर था, उस स्थान पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि जिस डिब्बे को, जिस बर्तन को जिसमें पानी लेके आना था, वो नलकूप के पास ही पड़ा हुआ था। अब वो शिक्षिका का जो पति होता है इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। उसने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा आवाजें लगाई, लेकिन आवाज लगाने के बाद भी कोई तसल्ली मिलती नहीं, कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। इसलिए वो सीधा वापस आता है, अपने आसपास के लोगों से बोलता है, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है कि कल्पना जो गई थी यह पानी लेने के लिए, लेकिन कल्पना वापस लौटकर नहीं आई है। परिवार की चिंता बढ़ जाती है। अब परिवार वाले, उसका पति, बहुत सारे लोगों ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल के आसपास जितना भी एरिया था उसको भी देखा गया, साथ ही जितना जो दूर दराज के जंगल का एरिया था उसको खंगाला गया, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कल्पना, वह कहीं मिलती ही नहीं है। हार थक के रात के 2 बज जाते हैं और अपने घर आकर आराम करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जब सुबह दिन निकलेगा तो फिर दिन निकलने के बाद उसको ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जहां जहां तक उन्होंने कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। जैसे ही सुबह अगला दिन निकलता है, 21 जुलाई की वो तारीख आ जाती है। 21 जुलाई को उन्होंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इस बार टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गईं, और टोलियां अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव के पास ही एक नहर होती है। नहर के पास लगभग 7-8 फुट का एक गहरा गड्ढा होता है। वहां पर किसी व्यक्ति की, गांव वाले की नजर पड़ जाती है कि कल्पना की लाश दरअसल वहीं पड़ी हुई थी। कल्पना की लाश देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था, और वो मर चुकी थी, ऐसा उन्होंने देखा। लेकिन गांव वालों की जो नजर पड़ती है उसकी नवज टटोलने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इसकी तो सांसें चल रही हैं, लेकिन वो जीना चाहती थी और जीने की स्थिति में थी ही नहीं। गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है और एक स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करते हैं कि जो शिक्षिका है, जिसका नाम कल्पना है, कल्पना सुमिति, दरअसल रात 5:30 बजे से लापता हो गई थी और उसके बाद उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल वो मिली है गांव के नहर के पास एक गहरे गड्ढे में, उसकी लाश पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्या शायद उसके अंदर जान है, वो बच सकती है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना है तो जाकर हॉस्पिटल जाओ, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन गांव वालों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे क्या वो हॉस्पिटल लेकर जा सकें, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है और यहां से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक हौसुर जगह लगती है। हौसुर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट कराया जाता है। वहां डॉक्टर पद्मावती होती हैं। डॉक्टर पद्मावती ने उस महिला का उपचार शुरू कर दिया। साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखा तो लगभग 21 चोटियां थीं। उसके पूरे शरीर में उन्होंने कहा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और यहां इसका उपचार चलता रहा तो शायद बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाओ। दरअसल उन्होंने हायर मेडिकल सेंटर सेंट जॉन हॉस्पिटल में, जो बेंगलोर में लगता है, वहां के लिए रेफर कर दिया और इस जगह से, हौसुर से, इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर के आसपास होती है। शाम 5:30 बजे वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नरगन इसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर नरगन ने देखा कि इस महिला के शरीर में कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई हैं जिसमें चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंचाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे क्या उसके शरीर में कई अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। उसके सर में भी गंभीर चोटें थीं। हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अब ये पुलिस वालों के पास जाकर ये बताते हैं कि पूरी कहानी बयां करते हैं कि किस तरह से गायब हुई थी और पुलिस वाले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से पुलिस वालों को ये मामला लेना चाहिए था। उधर तो इलाज चल रहा है और गांव में धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में उबाल फैल जाता है और गांव के लोगों ने जाकर डीएम का घेराव कर देते हैं। जैसे ही डीएम का घेराव किया जाता है, डीएम के आदेश के बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस, जो थली पुलिस होती है, वह सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेती है। 354, 323, 325 की धाराओं में 21 जुलाई को ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी थी उसको लेकर भी शायद उतना गंभीर पुलिस थी नहीं। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि जब तक ये मामला बड़ा नहीं होगा, यानी कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, तो शायद तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने डीएम का घेराव किया, बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया, तब जाकर टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद फिर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। दोस्तों, इसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है और जब टीम ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की तो 3-4 दिन बीतने के बाद उस महिला को होश आता है। होश आने के बाद उससे जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो दरअसल वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। बस इतना ही बोल पाती है, सफाई कर्मचारी लक्ष्मी। यह लक्ष्मी का नाम जिस तरह से लिया जाता है, तो लक्ष्मी का नाम लेने के बाद गांव वालों से पूछा जाता है कि लक्ष्मी कौन है। तभी पुलिस की रडार पर अब लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी से बातचीत की जाती है। तो लक्ष्मी ने पूरी कहानी जो बयां की है, उसको सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल यह कल्पना 5:30 बजे अपने घर से निकली थी। पानी लाने के लिए जब यह नलकूप पर पहुंचती है तो उसके साथ साथ ही यह सफाई कर्मचारी जो होती है लक्ष्मी, वह भी पहुंच जाती है और सफाई कर्मचारी लक्ष्मी उसे धोखे से उसे अपने साथ बुलाकर लेकर आती है। सीधा वो उसे पुलिस स्टेशन में ले आती है। पुलिस स्टेशन में जब लेके आती हैं तो उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका कहना था कि मेरा कसूर क्या है,
मुझे ऐसा क्यों आप यहां लेके आए हो? मैंने ऐसी क्या गलती की है जब यहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है? जब उसको बहुत तेज का धक्का दिया जाता है तो उसका सर जाकर दीवार में लग जाता है और इस वजह से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है, पी.के. बाला सुब्रह्मण्यम, और हेड कांस्टेबल सेल्वा, राम गोविंदन उर्फ गोविंद राजन और गोविंद शामी। ये 4 पुलिस वाले होते हैं। अब 4 पुलिस वाले जब कमरे के अंदर आते हैं तो इस महिला के पास पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर को सबसे पहले अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर इस महिला के सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वह बलात्कार करता है, और बलात्कार जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वह इस कमरे में रहता है। वह महिला जब उसे होश आता है तो वो विरोध भी करने की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि उसको गंभीर चोटें आ चुकी थीं, और जैसे जैसे वह विरोध कर रही थी वैसे वैसे उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इसके बाद बारी बारी से बाकी सब इंस्पेक्टर के बाद हेड कांस्टेबल और जो लोग थे वह 4 पुलिस वाले आ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि 4 पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई थी, और वर्दी पहनने के बाद ही उस महिला का उसी थाने के अंदर वह अपनी मन मर्जी पूरी करते हैं। वह लोग जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे, ना वह रक्षा करते हैं ना वह करते न्याय हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को वह अंजाम बड़ी आसानी से देकर वहां से इस महिला को यहां से लेकर जाते हैं, और कुछ ही दूरी पर ले जाने के बाद एक गहरी सी खाई होती है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं, और उसके बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह मर चुकी है और शायद उसे मरणासन हालत में ही छोड़कर वहां पर आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने शायद लग रहा था कि देखा नहीं है, लेकिन उसको बुलाने वाली एक सफाई कर्मचारी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कुछ वाकया जानती थी कि क्या क्या हुआ था। बाकी पुलिस वालों से जब पूछताछ की जाती है और जांच पड़ताल के बाद ये सब चीजें सामने आती हैं तो पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन 4 पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है, और आरोपी बनाने के बाद मामला फिर कोर्ट में जाता है। जब इस महिला की लाश मिलती है तो उसकी लाश पर, मतलब उसके जो शव था, उस पर कोई कपड़ा नहीं था जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे। बाद में जब इसका उपचार चलता है तो लगभग 3 महीने तक इसका हॉस्पिटल में उपचार चलता है। 3 महीने के बाद वह स्थिति में आती है चलने की, फिरने की, बातचीत करने की, और उसके बाद जो बाकी कुछ रही कहानी थी उस महिला ने खुद से सुनाई थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इन 4 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, और इस महिला को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। अब यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो बचाव पक्ष का जो वकील होता है वह कहता है कि इस मामले को सरासर एक पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि इस मामले में जो महिला होती है उसे एक अच्छी नौकरी की जरूरत थी, उसे एक अच्छे मुआवजे की जरूरत थी, इसलिए कहानी रची गई थी, और यह किसी नेता के कहने पर आखिर पूरी कहानी बनाई गई थी। उसका यह भी दावा था। उसने जब कोर्ट में अपील की थी, जब इन्हें सजा दी जाती है कि इनकी सजा गलत दी गई है और इसे सजा को खत्म कर दी जाए, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह थाना एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास दुकानें थीं, स्कूल था, खेल का मैदान था, लोगों की आवाजाही भी होती थी, और एक महिला का अपहरण हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा उसने तर्क दिया था कि अगर फोटो इन 4 पुलिस वालों का अखबार में नहीं प्रकाशित होता तो वह महिला कभी भी ने 4 को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। जब परेड कराई गई थी तो 4 पुलिस वालों को उसने देखते ही पहचान लिया था, और इसके लिए बचाव पक्ष के वकील का यह दावा था, क्योंकि 4 पुलिस वालों के बाएं नेम उनके फोटोग्राफ छपे हुए थे। एक पक्ष तो यह कहता है कि ये आरोप झूठे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे सजा भी दी इन लोगों को, और साथ ही यह भी आदेश किया तमिलनाडु सरकार को कि जो पीड़िता है इसको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, और जब यह घटना होती है तो उस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस वालों ने इस तरह से एक महिला के साथ, जो कि शिक्षिका के रूप में थी,
उसके साथ इतना बड़ा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं। यह उस दौर की बहुत चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी, जिसका कई सालों तक लगातार जिक्र होता रहता है और उस इलाके के लोग आज भी इस घटना को लेकर सहम जाते हैं, सिहर हो उठते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।